लाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी सब लोग लगाया वो जी पादरिया ने समझा वो जी। ग्रामीण भाइयों नमस्कार। ग्रामीण भाइयों, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, वो नारो देनो हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। आज पूरा भारतवर्ष बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब दुनिया ने कह दियो, भारतवर्ष ने कह दियो और उपेक्षित समाज ने कह दियो। इतनी बातों की जानकारी लेके आज अपनी चौपाल में पधारा हैं श्रीमती शशि इंदुलिया जी। आप पूर्व प्राचार्य हैं सीकर कॉलेज में। इंदुलिया जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है साहब। और दूसरा शिक्षाविद हैं मोतीलाल जी डिगरवाल। डिगरवाल साहब, आपको भी चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ डिगरवाल जी बात करा आप कि बाबा साहब एक इसी शख्सियत ही तो बाको जन्म कठोयो, बाकी प्रारंभिक शिक्षा कठई, बाको प्रारंभिक जीवन क्या बीत्यो, बी की तमाम बातों की जानकारी आपने दर्शकों दे दो। बाबा साहब का जन्म के संदर्भ में अपन बात करें तो ये दापोली, जो सतारा के पास में दापोली ग्राम है, वहाँ दापोली ग्राम में रामजी शकपाल के घर में इनका 14 अप्रैल 1890 को जन्म हुआ था। ये अपने पिता की 14वीं संतान थी। और जब कभी बाबा साहब जोली मूड में होते थे तो वो कहते थे कि मैं मेरे माता पिता की 14वां रत्न हूँ, इस तरह वो ये कहते थे। तो उस संदर्भ में हम बात करें तो वास्तव में वो एक रत्न थे। उनका जो अवतरण हुआ वो भारतवर्ष के लिए एक बड़ा चेंजकारी, परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। हम तो उसके बचपन पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे कि इनका जन्म जब हुआ तब भी कहते हैं कि उनके जो पंडितों से उनके परिवारों ने पूछताछ की तो कहते हैं कि ये एक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है कि आगे जाकर के एक महान आदमी बनेगा। बाबा साहब का इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन चूंकि उस समय के जो थे उन लोगों की ऐसी धारणाएं थी। ये बचपन में परिवार, इनके पिताजी वैसे शिक्षित फैमिली थी। इनके पिताजी मिलिट्री में सूबेदार जी के पद के ऊपर कार्यरत थे, तो फैमिली इनकी शिक्षित थी। इनके दादाजी थे वो भी मिलिट्री में थे, इनके चाचा जी वगैरह भी सब मिलिट्री में थे। तो उस लिहाज से देखें तो इनकी फैमिली वैसे शिक्षित थी और देश की सेवा में ये लगे हुए थे, इनकी पूरी फैमिली। तो देश सेवा के गुण तो इसमें बचपन से ही आए हैं, देशभक्ति के गुण। वैसे बाद में लोगों ने कुछ कहा, लेकिन वो सारी बातें निर्मूल सिद्ध हुई। आक्षेप उन्होंने लगाए लोगों ने कि ये देशभक्त नहीं है, लेकिन उनको बाद में उनको वो शब्द वापस लेने पड़े। मैं इनके जन्म के संदर्भ में बात करूं तो ये होनहार बालक थे, बड़े वैसे हैंडसम बच्चे थे, बॉडी के शरीर से हष्ट-पुष्ट थे, नाटे नटखट और नाटी स्वभाव के थे। स्कूल में शुरू में इनका पढ़ने का मन कम था, खेलने में ज़्यादा था। जब इनको पहले स्कूल में डाला गया, गांव की स्कूल के अंदर, तो इनके साथ में बहुत परेशानी की। उस समय का जो समाज था वो समाज दलितों के लिए, यानी कि वैसे शूद्र जो जातियां थी उनके लिए वो उस ज़माने की बात थी, जो कि आज़ादी से बहुत वर्ष पहले की बात थी। उस समय बहुत रूढ़ियाँ थी, समाज में गरीब तबके के लोगों को है दृष्टि से देखा जाता था। उनके हमारी उसमें पढ़ने के लिए इजाज़त भी नहीं थी, मनुस्मृति का विधान लागू था। और वो उधर का जो पेशवाओं का राज होता था, पूना के आसपास में पेशवाओं का राज था। पेशवाओं का जो राज था वो बड़ा एक दमनकारी राज्य था। उसमें वही मनुस्मृति के नियमों को उन्होंने लागू कर रखा था। इसलिए शिक्षा
जैसी बातें नहीं थी, तो फिर प्रश्न है कि सतपाल जी कैसे पढ़े, क्योंकि वो मिलिट्री में आ गए थे। सतपाल जी तो पढ़े, आप बात करा बाबा साहब हाँ। की जो प्रारंभिक पढ़ाई भी पर आ जाओ आप मोतीलाल जी, तो- आप बात बाबा साहब की पढ़ाई की कक्षा भी पर आ जाओ आप। तो ये उनका, मैं उसी संदर्भ में आ रहा हूँ कि वो उनके पिताजी पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए वहाँ की सतारा के स्कूल में दाखिला करवाया। और वहाँ इनके साथ में बहुत परेशानी आई, क्योंकि इस क्लास में इनको बैठने नहीं दिया जाता था, बाहर बैठते थे, घर से टाट पट्टी पे वो घर से ले जाते थे। कई बार ऐसी स्थितियाँ भी पैदा हुई कि उनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। पानी पिलाने वाला यदि कोई नहीं होता था तो ये पूरे दिन भी प्यासे रह जाते थे। ऐसी विषम परिस्थितियाँ उनके सामने आई, लेकिन फिर भी ये पढ़ने के लिए जाते थे। और इन्होंने 5वीं पास करने के बाद में वहाँ जो एल्फिस्टन कॉलेज था, उसे 6वीं क्लास में पढ़ने के लिए एल्फिस्टन कॉलेज में इन्हें दाखिला दिया। वहाँ एल्फिस्टन कॉलेज में ये सबसे पहले लगभग 2007 में ये ने मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास किया तो ये उस समय की बड़ी उपलब्धि थी, ये पहले आदमी थे जो कि उन्होंने मैट्रिक पास किया। इनके उस एक बड़ा उस समाज के ये महार जाति से थे, तो महार जाति के लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारा जो बच्चा है, हमारे समाज का जो बच्चा है जिसने 10वीं पास किया है, तो उनके लिए एक फंक्शन रखा गया, उनको सम्मानित करने के लिए एक फंक्शन रखा गया। उस फंक्शन की जो है वो केलुस्कर जी एक विद्वान व्यक्ति थे, केलुस्कर जी, और उन्होंने उस कार्यक्रम की एक तरह से अध्यक्षता की और उन्होंने एक पुस्तक दी जो महात्मा बुद्ध से, उन्होंने स्वयं की लिखी हुई पुस्तक थी जो महात्मा बुद्ध के ऊपर लिखी हुई थी, वो पुस्तक उन्होंने दी। उस पुस्तक को भी वो पढ़े। पढ़ने के बाद में उसी वक्त से उनका ध्यान थोड़ा बौद्ध धर्म की तरफ डाइवर्ट हुआ, तभी से जब वो पुस्तक उन्होंने पढ़ी थी उनकी जीवनी। तो एल्फिस्टन स्कूल के अंदर भी मतलब क्या है कि पानी पीने के लिए उनकी समस्या आई। वो वहाँ भी उनके साथ में मतलब बराबर का दर्जा नहीं होता था। एक बार कोई मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करने के लिए उनको बुलाया गया, और जैसे अपना स्टेज है उस वो बोर्ड के पास में आए तो सारे बच्चों ने हो हल्ला मचा दिया कि क्या कर रहे हो आप, बोर्ड पर कैसे बुला रहे हो, हमारे खाने के टिफ़िन पड़े हुए हैं, वो सारे अपवित्र हो जाएंगे। तो फिर उनको रोका कि तुम रुको भाई। तो कहने को मतलब है कि आप परिस्थितियां जूझते अब आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा कि बाबा साहब भारत को संविधान बनायो। हाँ जी, भारत ने एक बहुत ही अजूबो और अनूठो संविधान दियो, भी में आगे 100 साल सोच की भी आगे बहुत ही चीज़ा जोड़ी। तो बाबा साहब के भारतीय संविधान पर थोड़ा जिक्र कर दो मोतीलाल जी। भारतीय संविधान के लिए जैसा कि अपन जिक्र करें कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इस पे ये करूं कि जब देश हमारा आज़ाद होने वाला था उसी समय भारत का संविधान बनाने के लिए, क्योंकि अंग्रेज भी ये समझते थे कि यदि हम छोड़ के चले जाएंगे तो ये अपने विधान, इनका स्वयं का विधान होना चाहिए। तो इन्होंने स्वयं का विधान बनाने के लिए और कई बार विचार विमर्श किया उसमें कि भाई संविधान हम कहाँ से बनवाएं। तो यहाँ के जो लोग थे, भारत के जो शिक्षाविद थे या हमारे पॉलिटिशियन थे, उन्होंने दूसरे देशों की तरफ मुंह झाँका कि भाई हमें भारत का संविधान हम बनवाएं। तो वहाँ के लोगों ने ये कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, आपके देश में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति हैं तो फिर आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो संविधान बनाने में दक्ष आदमी है, निपुण आदमी है, बड़े शिक्षाविद हैं, उनसे बढ़ के कुछ दुनिया में नहीं है, और आप दूसरे मुल्कों की तरफ झांक रहे हो, ये बात ठीक नहीं है, आपके वहाँ हैं। तो जब उनको पता चला कि भाई भारत में ये है, बाबा साहब के साथ में कड़ी समस्याएं भी आई। शुरू में उनको मतलब क्या है कि जीतने के लिए भी ये जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा बनी, उसमें आने के लिए भी उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा। यहाँ इनको मतलब क्या है कि कई बार जो हमारे राजनेता थे उन्होंने यह तक भी कह दिया था कि भाई हमने अम्बेडकर साहब के आने के लिए हमने संविधान निर्मात्री सभा के दरवाजे, गेट और
यहाँ तक कि रोशनदान को भी बंद कर दिया है, वो कैसे आ पाएंगे। तो उनको बंगाल से इलेक्शन लड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ माइनॉरिटीज़ के लोग ज़्यादा थे, ईसाइयों के लोग ज़्यादा थे, उनके वोटर्स ज़्यादा थे, इसलिए वो वहाँ से जीत करके आए और फिर वो संविधान सभा में आए। संविधान सभा में आने के बाद में यहाँ जो अध्यक्ष साहब थे राजेंद्र प्रसाद जी, यहाँ इनमें 6 कमेटियाँ थी, संविधान बनाने में 6 कमेटियाँ काम करती थी। तो एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको हिंदी में प्रारूप समिति कहते हैं, पूरा ढांचो प्रारूप प्रारूप बनाने का, ये बाबा साहब को सौंपा गया, क्योंकि भारत के लोग भी जानते थे, दुनिया के जहाँ से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, पॉलिटिक्स के बड़े थे, ग्रेज इन लो इंग्लैंड से पढ़ करके आए थे, तो वो तो सब जानते थे कि ये बहुत विद्वान है। तो भारत यहाँ के भी जो प्रबुद्ध आदमी थे, नेहरू जी जैसे आदमी थे, वो जानते थे कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत शिक्षाविद हैं। तो इसलिए इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया कि 20 साल से वहाँ संविधान की रचना की। चलो बस आपकी तरफ आऊँगा, उसमें वापिस आऊँगा। बात इंदुलिया मैडम की तरफ आ जाता हूँ कि मैडम जहाँ भारतीय संविधान को निर्माण करियो, तो बाबा साहब को एक विजन हो कि जो उपेक्षित है, कमजोर है, पीछे दलित रह गया, तो आगे उत्थान के लिए बाबा साहब ने के प्रयास कराया, इसकी जानकारी आपन दे लीजिए। देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान बनाने का जो काम किया, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ देखी कि हमारा जो देश है, उस देश में जो वंचित और दलित समाज है, उसके साथ में गैर बराबरी का व्यवहार होता है ना। और वो ये मान के चल रहे थे कि जब तक बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, समाज उन्नति नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में ऐसे रखे जिनकी बदौलत इनको समाज के बराबर समकक्ष खड़ा होने के लिए उनको मौका दिया जाए। और उसका सबसे बड़ा जो आधार था वो था आरक्षण, क्योंकि उनको पता था कि जब तक आरक्षण नहीं दिया जाएगा इस समाज को, जो भी पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है, दलित समाज है, तब तक इनको हम बराबरी के लेवल पे नहीं ला सकते हैं। तो एक आरक्षण ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके तहत कि इनको विशेष सुविधाएं देकर हम इनको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने राजनीतिक आरक्षण दिया है ना, अनुच्छेद 15(4), 16(4) में इन्होंने राजनीतिक आरक्षण दिया, इन्होंने नौकरियों में आरक्षण दिया, पदोन्नति में आरक्षण दिया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उस आरक्षण का आज सभी समाज में, सभी कहना चाहिए कि जातियों में उस आरक्षण का लाभ लिया जा रहा है। जैसे मंडल आयोग ने ओबीसी को आरक्षण दिया, अभी ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये जो एक विजन था बाबा साहब का, उस बाबा साहब के विजन ने आज सबको लाभान्वित किया है। जो उपेक्षित समाज, हाँ, जो जरूरतमंद थे, क्योंकि बिना आरक्षण के तो संभव ही नहीं था। किसी भी समाज में जब कोई एकदम कमजोर वर्ग का एक व्यक्ति है तो उसको आप कैसे लाओगे आगे? विशेष सुविधाएं तो उसको देनी ही पड़ेंगी, और ये विशेष सुविधाएं देने का काम बाबा साहब ने बखूबी किया। तो दर्शकों, मैडम की बात सुन में एक बात समझ में आ गई कि जो भी पीछे छूट गया है, उपेक्षित रह गया है, दब गया या कुचल गया, वन रिजर्वेशन आरक्षण दे के आगे लाया गया। और बी की नकल आज चल रही है। आज अगर कोई ऊंची जाति में, स्वर्ण जाति में भी अगर गरीब और पिछड़े है तो बिन रिजर्वेशन दिए गए हैं, वो आपकी प्रगति या विकास के आधार पर कर सके है। मोतीलाल जी, आपकी तरफ वापिस आऊँ। क्या बाबा साहब संविधान बनायो, प्रारूप समिति का वह अध्यक्ष रहा, और बाबा साहब को एक विजन भी हो कि समाज में समरसता होनी चाहिए, कट्टरता नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा होना नहीं चाहिए। तो बाबा साहब समाज में समरसता फैले, इसके वास्ते के योगदान दियो, इसकी जानकारी भी जनता दी जा। संविधान के अंदर उन्होंने ये प्रोविज़न किया था, जैसे मैडम जी ने अभी बताया था, धारा, क्योंकि इनके साथ में संविधान के अंदर ये प्रोविज़न किया उन्होंने कि इनको सबको बराबर लाया जाए, और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं दलितों के अंदर, उनको बराबर लाने के लिए उन्हें संविधान की धारा 17 में प्रोविज़न किया कि यदि इनके ऊपर किसी तरह का कोई अत्याचार होगा
या इनको सताया जा रहा है या इनके ऊपर किसी प्रकार के कोई बहुत ही इनको दबा कुचला किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उनके विरुद्ध। तो ये प्रोविज़न रखा बराबर लाने के लिए। उनका ये विजन था कि समाज में जब तक ये मात्र राजनीतिक जो स्वतंत्रता है वो काम नहीं कर सकती, जब तक कि सामाजिक और आर्थिक समानता देश में नहीं आएगी, तब तक हमारा समाज इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। और जब तक बराबर नहीं होगा तो समरसता नहीं आएगी। इसलिए वो बाबा साहब ये चाहते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही सामाजिक स्वतंत्रता भी मिले, सामाजिक समानता हो। आज राजनीतिक समानता तो है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता आज भी नहीं है। और इसीलिए आज समाज में भेदभाव बरकरार है, वो पूर्ण रूप से हटा नहीं है। वो इसके लिए चाहते थे कि हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक समानता है, और आर्थिक और समानता के लिए उन्होंने मूल अधिकारों का प्रोविज़न किया कि शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, कहीं भी हम देश में अपना रोजगार करने का अधिकार, हम कोई भी धंधा रोजगार, क्योंकि पहले हमारी ये था कि रोजगार नहीं कर सकते थे हम। मनुस्मृति के नियम के अनुसार वो वही काम करेगा जो उसमें उल्लेखित है, जो उनके फोर फादर्स करते आए थे। तो इसलिए उन्होंने रोजगार का, धंधे का उन्होंने ये प्रोविज़न रखा। तो जब हम आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, ये मूल आधार है। शिक्षा का अधिकार दिया कि सबको हमें पढ़ाया जाए। यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने उनका एक स्लोगन था कि जो शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जब तक हम शिक्षा नहीं लेंगे, हम अपने समाज को शिक्षित नहीं करें, तो वो समाज आगे नहीं बढ़ेगा, वो राजनीति में भी आगे नहीं आएगा, और वो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर रहेगा। जब वो आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं गया तो उसका सामाजिक लेवल भी ऊंचा नहीं होगा। तो जब तक सामाजिक लेवल ऊंचा नहीं होगा तब तक समानता नहीं आएगी। इस समरसता को लाने के लिए उन्होंने ये सारे जो अधिकार थे, मूल अधिकार थे, ये उन्होंने अपने संविधान के अंदर रखे। हाँ, ताकि सबको बराबर आए, समरसता आए, देश में बराबरी का दर्जा आए, सब समान रहे, सब मिलकर करें, सब बंधुत्व की भावना आए, इसलिए किया। दर्शकों, मोतीलाल जी आप बात बताइए कि बाबा साहब और कहो कि शिक्षा हो शेरनी को दूध है, और वो दूध पी लेगो जो को दहाड़ेगो, और शेर की कदे बलि को लागे। तो ये वास्ते शिक्षित हो जाओ, समानता आ जाएगी, समानता आ जाएगी तो समरसता भी आ जाएगी। ये बात की गांठ मान लेनी है। इंदुलिया मैडम, वापस आपकी तरफ एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी कि बाबा साहब ने जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने वंचितों और दलितों का प्रतिनिधि के रूप में वहाँ शामिल हुए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये देख लिया था कि सविनय आंदोलन और असहयोग आंदोलन से उनको ये एहसास हो गया था कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा तो फिर ये बागडोर कैसे संभालेंगे, कैसे इनका नियम कानून बनेंगे। तो जब बाबा साहब वहाँ गए गोलमेज सम्मेलन में 1930 में, तो उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1932 तक हुए 3, उसमें उन्होंने ये बात कही कि जो अछूत हैं उन अछूतों के लिए विशेष प्रावधान उन्होंने वहाँ रखे। तो क्योंकि उन्होंने समझाने की कोशिश करी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, है ना, हाँ, तो उनको बताने का प्रयास किया कि मेरे देश में अछूतों के साथ, वंचितों के साथ, दलितों के साथ में ये भेदभाव हो रहा है, और ये भेदभाव खत्म इन तरीकों से हो सकता है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो उन्होंने रखी थी वो थी पृथक निर्वाचक मंडल की। पृथक निर्वाचक मंडल की जो उन्होंने बात रखी, उसका बड़ा विरोध हमारे देश में बड़ा विरोध हुआ। वो विरोध हुआ यहाँ तक कि उस वक्त गांधी जी जेल में थे, उन्होंने वहाँ पे आमरण अनशन शुरू कर दिया कि नहीं, अगर ये बात इनकी मान ली गई तो मैं आमरण अनशन करूँगा। और मजबूरन उनको फिर क्या हुआ कि समझौता करना पड़ा जेल में जाके, जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पृथक निर्वाचन आयोग को, और पृथक निर्वाचन वो नहीं हो पाया गांधी जी की जिद के कारण। चलो अब वापस मैं आपकी तरफ आऊँ कि एक आदि आबादी विश्व तब को महिलाओं को हो, बी की भी स्थिति बहुत अच्छी को थी, बहुत खराब स्थिति ही। तो महिलाओं के उत्थान के लिए योगदान भारत के संविधान में, देखिए पूर्ण जी, महिलाओं की या देश की जो आधी आबादी है
उसकी स्थिति तो आज भी हम देख रहे हैं कि अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल हो गए हैं देश की आज़ादी को, लेकिन जब हम महिलाओं के हिस्से की बात करते हैं तो वहाँ हमें बहुत कुछ उपलब्धि नज़र नहीं आती है। लेकिन बाबा साहब ने जो उस समय महिलाओं के लिए काम किया, जैसे कि हिंदू कोड बिल जो उन्होंने तैयार किया, उसको लाए, उसमें उन्होंने महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार, पुरुषों की तरह महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार उन्होंने दिया, और अपना बच्चा गोद देने के समय और गोद लेने के समय माता की सहमति और पत्नी की सहमति उन्होंने जरूरी रखी। तो ये सब चीज़ें जो उन्होंने अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि मताधिकार का प्रयोग, अधिकार, वोट का अधिकार जो अमेरिका में मतलब उनकी स्वतंत्र होने के पश्चात 150 वर्ष के बाद महिलाओं को बहुत संघर्ष के बाद में वहाँ मताधिकार का अधिकार मिला था। जबकि हमारे यहाँ देश में बाबा साहब की बदौलत जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन से महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। हिंदू कोड बिल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हिंदू कोड बिल लाया गया, संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया 11 अप्रैल 1947 को, और उसके बाद 1951 में जब इसको पेश किया गया तो बड़ा विरोध हुआ इसका। जो सनातन धर्मावलंबी थे, कट्टरपंथी जो लोग थे, उनका ये कहना था कि बाबा साहब जो हैं हिंदू कोड बिल के जरिए हिंदू धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, हिंदू धर्म की मान्यताओं के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इससे हमारा समाज जो है वो बिगड़ जाएगा। तो उस वक्त किसी भी सांसद ने, किसी भी एमपी ने हिंदू कोड बिल के फेवर में अपना मतदान नहीं किया। सिर्फ एक महिला सांसद थी, अमृतपाल कौर, उन्होंने इस बिल का समर्थन किया था। और सबसे बड़ी बात कि एक सांसद है निजामुद्दीन, उन्होंने भी इसका विरोध किया, जबकि हिंदू कोड बिल से निजामुद्दीन तो मुस्लिम थे, मतलब नहीं था, उनका कोई मतलब नहीं था। लेकिन उनका ये मानना था कि अगर हिंदू कोड बिल लागू हो करवाने में बाबा साहब सक्षम हो जाते हैं तो कल हमारे मुस्लिम कानून में तब्दीली होगी, वो हमारे उसको भी बिगाड़ देंगे। तो जो इसका इतना जबरदस्त विरोध हुआ था, और एक करपात्री महाराज थे जो अखिल भारतीय रामराज्य परिषद के अध्यक्ष थे, और दिल्ली में उनका जमुना पर करपात्री आश्रम था, उन्होंने संसद के अंदर, संसद के बाहर जबरदस्त विरोध किया। जबरदस्त मतलब जो कट्टरपंथी थे, जबरदस्त इनका मतलब हिंदू कोड बिल का विरोध हुआ कि नहीं, किसी भी तरीके से ये पास नहीं होना चाहिए। तब बाबा साहब ने ये, और इवन हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था कि अगर हिंदू कोड बिल पास हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जबकि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे इसके पक्ष में थे, लेकिन उनके ऊपर सब पर दबाव था। और बात इसका विरोध इसलिए हो रहा था कि उनका मानना था कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, तो इनकी नैतिक अधिकार नहीं है कि ये इस बिल को लाएं। लेकिन बाद में जब इससे नाराज़ होकर जब हिंदू कोड बिल को नहीं पास किया गया, तो बाबा साहब ने अपने जो कानून मंत्री के रूप में थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और बाद में 1956 में अलग अलग टुकड़ों में चार भागों में ये हिंदू कोड बिल उत्तराधिकार नियम, संपत्ति का अधिकार, इन सब के रूप में लागू भी हुआ, जिसका कि आज हम सब परिणाम तो कहने को मतलब है कि तो आज महिलाओं मिल रही है बाबा साहब की बदौलत मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। मोतीलाल जी आपकी तरफ आऊँ, एक और उपेक्षित तबको हो श्रमिक, और बहुत मेहनत कर रहा किसान वर्ग, कृषक वर्ग, तो बाकी उत्थान के लिए बाबा साहब के करियो, श्रमिका के लिए और किसाना के लिए। श्रमिक और किसानों के लिए उन्होंने बम्बई के अंदर जो मिलें थी, उनको जो मिलों के में जो काम करने वाले श्रमिक थे, उन सारे मजदूरों को एकत्रित करके उनका एक संगठन बनाया, और उनको संगठन बना करके पहले उनसे 12-12 घंटे काम लिया जाता था, उनसे बहुत कम उनको सैलरी दी जाती थी। वो यदि कोई दुर्घटना हो जाती थी कारखानों में, कोई मर भी जाते थे मजदूर, तो उनको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता था। तो ऐसी अवस्था में बाबा साहब ने उन सब को मिला के उनके एक यूनियन बनाई, मजदूरों का एक दल बनाया, मजदूरों का एक यूनियन बनाई। उस यूनियन के वो लीडर भी रहे। बाद में बड़ी चर्चा भी हुई कि भाई ये
इनकी ख्याति किसान और मजदूर यूनियन के रूप में ज़्यादा बढ़ रही है, तो कुछ राजनीतिक दल के लोग थे वो नाराज़ भी इस बात से कि वो इधर अपना हो रहे हैं, क्योंकि सारे मजदूरों के लिए उन्होंने 8 घंटे निश्चित किए काम के लिए, उन्हें दबाव डाला, एक स्ट्राइक करने की जो आज़ादी थी वो दिलवाई। पहले स्ट्राइक करने की पावर नहीं थी इनके पास में, वो हटा देते थे। तो इनको आज़ादी की अपने हकों के लिए स्ट्रगल क्यों नहीं करेंगे ये? तो अपने हकों के लिए इनको स्ट्रगल करने की पावर बाबा साहब ने दिलवाई, काम के घंटे के निश्चित करवाए। यदि कारखानों में काम करने के दौरान किसी प्रकार इनको शारीरिक क्षति पहुंच जाती है तो उसी के अनुपात में इनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, ये बेनिफिट भी बाबा साहब ने इनको दिलवाए। और इनके यूनियन को मान्यता दिलवाई कि ये जो लीगल हैं, ये यूनियन है वो लीगल है, ये अपने हकों के लिए मांग कर सकती है। इस प्रकार से इन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए यानी कि बहुत सारे प्रयत्न किए, जिनके फलस्वरूप उनको काम के निश्चित घंटे तय किए गए और उनको दुर्घटना बीमाओं का लाभ मिला, उनकी सैलरी भी उसके अनुपात में की गई। तो कहने को मतलब वो है मोतीलाल जी के जो आज आमूलचूल परिवर्तन और लोगों को विकास हुए वो बाबा साहब की संविधान की बदौलत है। मोतीलाल जी आप चौपाल में पधारा, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आप पधारी, अच्छी जानकारी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी चौल को अठई खत्म हो, राम राम साहब। राम राम।